अब तक हमने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित स्थिर या अप्रवाही मत और अस्थिर या प्रवाही विस्थापन मत के बारे में चर्चा कर रहे थे। स्थिर और अस्थिर प्रवाही मतों में हम अध्ययन करते हुए सबसे पहले हमने अस्थिर प्रवाह या प्रवाही विस्थापन मत में वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का अध्ययन किया। अब हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत की हम बात करें तो 1960 में हैरी हेंस और रॉबर्ट डिच नामक इस द्वारा इस सिद्धांत का आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जो कि सागर नितल प्रसारण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 1965 में टूजो विल्सन नामक भूवैज्ञानिक द्वारा प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। 1967 में मॉर्गन नामक भूविज्ञानी द्वारा इस सिद्धांत का विस्तृत रूप जो प्रस्तुत किया गया। 1968 में लाफिकोन नामक वैज्ञानिक द्वारा पृथ्वी सतह पर 6 वृहद और 9 लघु प्लेट मानी गई, जिसे वर्तमान में 7 वृहद प्लेटों के में मानते हुए कई मध्यम आकार की प्लेटें तथा अनेक सूक्ष्म प्लेटें स्वीकार की गई हैं। इस आधार पर वर्तमान में पृथ्वी सतह की ऊपरी प्लेटों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक प्लेटों में विभक्त किया गया है या बांटा गया है और उसके आधार पर इनका विवरण प्रस्तुत किया गया है। एक वृहद प्लेट कई लघु और सूक्ष्म प्लेटों से मुख्य रूप से मिलकर बनती है। हम देखते हैं कि प्लेट जो होती है ये एक स्थलीय दृढ़ भूखंड होता है, जिसको प्लेट के रूप में जानते हैं। इन प्लेटों का जो स्वभाव है तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के रूप में हम जानते हैं। प्लेटों का संकल्पना जो प्रादुर्भाव है 2 तथ्यों के आधार पर हुआ है। एक महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना, दूसरा जो सागर नितल या तली के प्रसरण की संकल्पना को मिला के ये स्थल मंडल को आंतरिक रूप से दृढ़ प्लेटों का माना है, जिसको हम निम्न चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। वेगनर ने कई परस्पर विरोधी बातें बताई थी। प्रारंभ में बताया कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहे हैं, बाद में बताया कि सियाल से सीमा पर रुकावट आई। यदि इसे मान भी लें तो सियाल से सीमा कठोर है, तो सियाल उस पर कैसे तैर सकता है। इस तरह के कुछ अपवाद रहे। आंध्र महासागर के दोनों तट पूर्णतः नहीं मिलाए जा सकते। दोनों तटों की भूगर्भिक जो बनावट है हर जगह मेल नहीं खाती है। इस तरह हम देखते हैं कि इस तरह के कई विरोधाभास रहने के बाद में इस तरह के इस सिद्धांत का उत्पत्ति हुई। हम देखते हैं कि वर्तमान में जो सागर नितल प्रसरण है वो 1960 में हैरी हेंस और रॉबर्ट डिच द्वारा जो वैज्ञानिक हुए हैं इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें सागर की तली में निरंतर होने वाले प्रसार तथा पुरानी तली के विनाश की व्याख्या प्रस्तुत की गई है, जिसमें हमने महाद्वीप और बीच में जो कटक हैं अपसरण तट हैं और पुरानी तली का विनाश और अभिसरण इसमें दिखाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार सागर नितल के मध्यवर्ती भाग में खंडों के विमुख होते हुए सरकने पर निर्मित दरारों के कारण मैग्मा का ऊर्ध्वाधर प्रवाह होने लगता है और ये मैग्मा दरारों के समानांतर रिज या कटक का निर्माण करता है। लगातार या बारंबार निकलने वाला इन दरारों से मैग्मा पूर्व की मैग्मा को निरंतर किनारों की ओर सरकारता रहता है। तली का पुराना भाग इस प्रकार सागर के किनारे वाले भाग में पहुंचकर नीचे प्रविष्ट हो जाता है और उसका विनाश हो जाता है। इस प्रकार सागर के मध्यवर्ती भाग में नई तली का प्रसार, जबकि सागर के किनारों पर पुरानी तली का विनाश नियमित क्रम में होता रहता है। इस तरह हम देखते हैं कि सागर नितल जो प्रसरण सिद्धांत में ये व्याख्या प्रस्तुत की गई है, क्योंकि सागर की मध्यवर्ती भाग से किनारों की ओर पुराना मलबा पुराना होता जाता है। इसी सिद्धांत के आधार को मानकर आगे चलकर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांत में यह मान्यता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जितनी भी मात्रा में पुराने पदार्थों का विनाश होता है उतनी ही मात्रा में नए पदार्थों द्वारा उनकी रचना की जाती है। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर वैज्ञानिकों ने वर्तमान में 7 वृहद प्लेटें और कई लघु सूक्ष्म प्लेटें मानी, जो कि निम्न तरह से हम इसको देख सकते हैं या समझ सकते हैं। इन प्लेटों की हम चर्चा करें तो प्लेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रशांत प्लेट के भाग हैं, जो कि इसके पूर्ववर्ती किनारों पर स्थित हैं।
जुआंडी फूका प्लेट और गार्डो प्लेट संरक्षित किनारों के रूप में उत्तरी अमेरिकन प्लेट के साथ मिलते हैं, जिससे 1906 का सैन फ्रांसिस्को का भूकंप आया था। और इस भूकंप के दौरान संसार की सबसे लंबी भ्रंश रेखा सेंट एंड्रियास भ्रंश निर्मित हुई, जिसका अध्ययन प्रोफेसर H.F. रीड ने किया। और इसी अध्ययन के आधार पर भूकंप उत्पत्ति का महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत H.F. रीड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मध्य अमेरिका और मैक्सिको के पश्चिम में कोकोस प्लेट स्थित हैं, और कोकोस के दक्षिण में तथा मध्य अमेरिका के पश्चिम में रिबेरो प्लेट स्थित है। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट के दक्षिण में स्कोशिया प्लेट है, जो कि अंटार्कटिका के उत्तर में भी मुख्य रूप से पाई जाती है। नुबियन प्लेट वर्तमान में सहारा मरुस्थल के नुबियन मरुस्थल से संबंधित है। जापान प्लेट और फिलीपींस प्लेट प्रशांत महासागर प्लेट के उत्तरी भाग में स्थित है। अब हम बात करते हैं प्लेटों की गति या संचलन के क्या कारण रहे हैं जिससे इन प्लेटों में गति रही या इनकी हलचल या संचलन होता रहा। मुख्य कारण की बात करें तो इसमें तापीय कारण है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में संचित ताप के परिणामतः पदार्थ जो होते हैं पिघल जाता है, जिससे संवहनीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो कि ऊपरी पटल पर परतों के संचलन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी मानी जाती है। फिर हम बात करें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। क्रस्ट के निचले भाग पर ठंडा होता मेघमा गुरुत्वीय प्रभाव के परिणामतः ही नीचे की ओर अवतलित हो जाता है। इसके बाद में अभिसरण किनारों पर बनी ट्रेच या खाई है में जो मेघमा पृष्ठ तनाव के परिणामतः निरंतर नीचे जाता रहता है। इस तरह के तीन प्रमुख जो मुख्य कारक है जिसके कारण ये हम देखते हैं कि प्लेटों की गति और संचलन होता है। इनको हम आगे तीन प्रकारों से विभाजित करेंगे, जिनमें अपसरण भाग हैं, अभिसरण भाग हैं और संरक्षित भाग हैं, जिनको हम शामिल करते हैं। हम देखते हैं कि प्लेटों के संचलन के लिए संपूर्ण कारक कहीं भी इससे भी हमें ज्ञात नहीं होते हैं, परंतु फिर भी हम इन उपयुक्त कारणों के आधार पर प्लेटों की विवर्तनिक घटनाओं की कुछ हद तक सही व्याख्या करने में अपने आप को सहायता दी गई है। अब हम बात करते हैं प्लेटों के किनारों की। प्लेटों के संचलन या गति के परिणामतः तीन प्रकार के किनारे माने गए हैं, जिसमें पहला है अपसरण का किनारा। अपसरण किनारे की हम बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें क्षैतिजी जो संचलन होता है वो विमुख रूप में होता है। प्लेटों का खिसकाव आमने सामने नहीं होकर विपरीत दिशा में मुख्य रूप से होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से विमुख होते हुए दूर जाती हैं तो इन प्लेटों के मध्य के किनारों को अपसरण किनारा कहते हैं। यह आंतरिक भाग में आरोही संवहनी स्तंभ के ऊपर बनता है, और इन प्लेटों को इस तरह की जो घटना होती है इससे प्लेटों का खुलना भी मुख्य रूप से कहते हैं। अपसरण के परिणामतः आंतरिक भाग का पिघला मैग्मा सतह पर पहुंचकर नए पदार्थों की रचना करता है, इसलिए इसे रचनात्मक किनारा भी मुख्य रूप से कहा जाता है। इस किनारे पर सामान्यतः अवतलाकार ढाल युक्त पर्वतों का या कटक हैं वो मुख्य रूप से निर्मित होते हैं, और इस किनारों पर भूकंपीय और अविस्फोटकारी ज्वालामुखी क्रिया वो मुख्य रूप से संपन्न होती है। सामान्यतः अपसरण के कारण यहाँ दरारें या भ्रंश रेखाओं का निर्माण मुख्य रूप से होता है। दूसरी प्लेट है अभिसरण किनारा। यह मुख्य रूप से क्षैतिज जो है ये अभिमुख संचलन होता है। ये दोनों प्लेटें आमने सामने गति करती है, और जब दो प्लेटें एक दूसरे से अभिमुख होते हुए संचलित होती हैं तो इसके मध्य के किनारों को अभिसरण किनारा कहते हैं, और यह विनाशात्मक किनारा भी मुख्य रूप से कहलाता है, क्योंकि इसमें एक भुजा का क्षेपण होकर विनाश होता है जो नीचे की ओर धंस जाती है या नष्ट हो जाती है। इसे अभिसरण क्रिया के परिणामतः जो बेनिहॉफ मंडल का निर्माण भी मुख्य रूप से इसमें होता है। हम देखते हैं कि जो भारी प्लेट की क्षेपण के पश्चात भुजा तथा हल्की प्लेट की क्षैतिज भुजा के साथ 45 डिग्री कोण बनने के पश्चात अतिरिक्त मैग्मा का निर्माण होता है, जिसे खोजकर्ता भूकंप वैज्ञानिक के नाम पर हुओंग बेनिहॉफ कहा जाता है, जो कि एथेनोस्फीयर के भाग में मुख्य रूप से बनता है। अभिसरण की जो क्रिया है ये परिणामतः सामान्यतः भूकंप और ज्वालामुखी ट्रेच या खाई या कभी कभी भ्रंशन क्रिया होती है। अभिसरण के दौरान प्लेटों की तीन प्रकार की दशाएं संपन्न होती हैं। जब दो प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें हो तो हम देखते हैं कि आंतरिक भाग में अवरोही
सहवनीय स्तंभ के ऊपर सर्वप्रथम भूसन्नति का निर्माण होता है। भारी प्लेट के क्षेपण के कारण ट्रेंच बनना प्रारंभ होती है और भूसन्नति परतदार चट्टानों में क्षैतिज अभिसरण और क्षैतिज संपीड़न के कारण मोड़ पड़ने से वलित पर्वत के रूप में उत्थान प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार वलित पर्वत के समान एक ट्रेंच या खाई पाई जाती है, जिसे हिमालय के उदाहरण के द्वारा मुख्य रूप से हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं। दूसरा है, जब एक प्लेट महाद्वीपीय हो और दूसरी प्लेट महासागरीय हो, ऐसी दशा में पृथ्वी के आंतरिक भाग में अवरोही सहवनीय तरंगों के ऊपर एक प्लेट महाद्वीपीय व एक प्लेट महासागरीय होती है, तो कुछ निम्न दशाएं बनती हैं। अपेक्षाकृत भारी प्लेट का क्षेपण या हो जाता है, जिससे महासागरीय घटना होती है। भारी प्लेट की ओर ट्रेंच या खाई का निर्माण होता है। हल्की प्लेट की ओर वलित पर्वतों का निर्माण होता है। भूकंप और विनाशकारी ज्वालामुखी क्रियाओं, क्योंकि सामान्यतः यह उच्च श्यानता वाला लावा होता है। फिर हम देखते हैं कि जब दोनों प्लेटें महासागरीय हो, उस दशा में जब दोनों सागरीय प्लेटों का परस्पर अभिसरण होता है, तो अपेक्षाकृत भारी प्लेटों का क्षेपण होने से निम्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी पर्वत, महाद्वीपीय ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण, समुद्री द्वीपों की जो श्रृंखला का बनना है, ये भारी प्लेटों की ओर का ट्रेंच का निर्माण होना ही शामिल होता है। इस तरह से कुछ जो दशाएं होती हैं, ये अभिसरण किनारा या अभिसरणीय प्लेटों के आपसे आमने सामने आने से इस तरह की घटनाएं निर्मित होती हैं। अब हम तीसरी प्लेट की बात करें, जिसको संरक्षी किनारा के रूप में हम जानते हैं, संरक्षी प्लेट के रूप में हम जानते हैं। जब दो अंतर्जात बलों के परिणाम थे ऊपरी सतह की प्लेटें अगल बगल या आसपास खिसक जाती हैं, इस दशा में ना तो नया पदार्थ सतह पर निर्मित होता है और ना ही पुराने पदार्थ का विनाश होता है। इस आधार पर इसे संरक्षी किनारा मुख्य रूप से कहा जाता है। ऐसी दशा में भूकंप भ्रंश का निर्माण और भ्रंशोत पर्वत का निर्माण, या कभी कभी अधिक व्यापकता होने पर ज्वालामुखी की दशा मुख्य रूप से निर्मित होती है। जब समानांतर भ्रंश तल निर्मित हो जाते हैं, तो कभी कभी इनमें से एक खंड या ब्लॉक ओतपात या अवपात कर जाता है, तो ऐसी स्थिति में भ्रंशोत पर्वत बनता है और इसी कारण भ्रंश घाटी भी निर्मित होती है। फिर हम बात करते हैं हॉट स्पॉट या सिद्धांत या तप्त स्थल सिद्धांत। टूजो विल्सन ने द्वारा विवर्तन के सिद्धांत की आलोचना के रूप में ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के मेंटल तक प्लेट के मध्य भाग में क्रस्ट में एक लंबवत नली सदृशीय संरचना होती है, जो कि पिचक कहलाती है। क्रस्ट की ऊपर इस भाग को हॉट स्पॉट या तप्त स्थल के रूप में जानते हैं। हम देखते हैं कि तप्त स्थलों का जो पिचक से आने वाला मैग्मा ज्वालामुखी पर्वत या ज्वालामुखी द्वीप बनता है, क्योंकि प्लेट निरंतर सरक रही होती है और अंततः जो स्थान पिचक की सीध में होता है, वहाँ सक्रिय ज्वालामुखी क्रिया तथा जो स्थान उससे आगे की ओर निकले जाता है वाला होता है, वहाँ शांत ज्वालामुखी क्रिया होती है। इसी के कारण प्रशांत महासागर में हवाई जो ज्वालामुखी मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इस तरह प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में हमने अध्ययन किया और प्लेटों की रचना और उनके किनारों के भाग में जाना। धन्यवाद।